अक्सर लोग जो है वो सोचते हैं कि अपराधी सिर्फ हत्या या अपराध करके भाग जाते हैं, लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जिनकी हिम्मत और चालाकी असामान्य होती है। उत्तर बिहार का सिम्मा गैंग इसी तरीके का एक गिरोह था जिसने पिछले 7-8 सालों में इलाके में आतंक और दहशत का ऐसा माहौल गढ़ दिया था, लोग उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे, सिहर जाते थे। इस गैंग की सबसे बड़ी पहचान थी उसका असामान्य तरीका। हत्या या अपराध करने के बाद जिम्मेदारी लेते थे और अपने बायोडेटा को शिकार की जगह पर छोड़ जाते थे। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। बिहार में चुनाव है और इस बीच एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। रंजन पाठक की गिरोह का अंत। एक गिरोह जिसका नेतृत्व करता था रंजन पाठक, जो सीतामढ़ी के गांव मलाही का रहने वाला था। रंजन का परिवार साधारण परिवार था, लेकिन रंजन ने अपने समय में अपराध को एक व्यवसाय की तरह विकसित किया। बचपन से उसका व्यवहार थोड़ा अलग था। गांव में लोग कहते थे कि रंजन हमेशा तेज और सतर्क रहता था। शुरुआती उम्र में छोटे मोटे चोरी चकारी मारपीट की घटनाओं में इसका नाम आया करता था। आमतौर पर अभी लड़के ऐसे ही होते हैं। और धीरे धीरे उसने अपने चारों ओर एक सघन नेटवर्क खड़ा कर दिया। इसमें सिर्फ बिहार नहीं, बल्कि नेपाल के विराटनगर और जनकपुर तक के लोग शामिल थे। रंजन की रणनीति अगर उसकी बात करें तो वो बेहद संगठित थी। हत्या की योजना वह अक्सर नेपाल में बनाया करता था। वहां से वह बिहार लौटता और अपने शिकार को निशाना बनाता। उसकी विधि इतनी सटीक थी कि शिकार को सिर और सीने में केवल 10 सेकंड के अंदर गोलियों से ढेर कर दिया करता था। इस दौरान गिरोह का सदस्य कभी भी गलती नहीं किया करता था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हत्या के बाद वह अपने शिकार की मकान, दुकान या ठिकानों पर खुला बायोडेटा चिपका देते थे। सोचिए, जैसे कह रहा हो मैंने यह किया है। यह आदत पूरे इलाके में दहशत फैला गई थी। रंजन के मुख्य सहयोगी थे मनीष पाठक, अमन ठाकुर और विमलेश महतो। ये सभी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे। इनके पीछे इलाके में फैला आतंक और डर सभी जानते थे। हर वारदात के बाद ये लोग अपने मोबाइल नंबर और सेट जो है वो बदल देते थे, यानी डिवाइस, ताकि कोई ट्रेस न छोड़े। रंगदारी वसूलना और इलाके में आतंक कायम रखना उनका मुख्य मकसद और धंधा बन चुका था। फंडिंग के लिए ये लोग नेपाल का रास्ता इस्तेमाल करते थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने अपराधों का प्रचार किया करते थे ताकि लोगों में डर बन जाए। युवाओं को भी काफी प्रभावित कर रहे थे। देखिए, बिहार में पुलिस ने हमें इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। उनके यहाँ पर पिछले 3 महीने में करीब 5-6 वारदात हुई थी, जिसमें मर्डर के केस भी शामिल थे। उनकी सूचना मिली थी। उनकी सूचना टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी कुछ सामने आई थी, जिनका मूवमेंट दिल्ली में होना पाया गया। तो इनको कल रात में जब इनका मूवमेंट होना पाया गया था तो उसमें इनको रोकने की कोशिश की गई थी, पकड़ने की कोशिश हुई, जिसमें उन्होंने बड़ी स्विफ्टली उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया, काफ़ी भारी मात्रा में फायरिंग किया, जिस पर पुलिस ने अपनी सेल्फ डिफेंस में मिनिमम यूज ऑफ फोर्स किया। जिसमें ये चारों लोग, जिनका मैंने अभी नाम बताया आपको, रंजन पाठक है, विमलेश महतो है, अमन ठाकुर है और मनीष पाठक है, ये चारों लोग इंजर्ड हुए। इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने इनको डेड डिक्लेयर किया। जी सर, इलेक्शन होने पर क्या कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे या फिर फरारी? ये अभी तफ्तीश का विषय है। ये लोग अभी 2-3 दिन से तो इनका मूवमेंट यहाँ लोकेट हुआ है, लेकिन ये अभी तफ्तीश का विषय है। इसमें आगे जानकारी दी जाएगी। थोड़ा बैकग्राउंड बता दीजिए, क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है? इनके क्रिमिनल बैकग्राउंड में इन्होंने पिछले 3 महीने में, जैसा मैंने अभी बताया आपको, करीब इन्होंने 5 वारदात, बड़ी ड्रेडेड वारदात की हैं, जो सीतामढ़ी के अगल बगल के इलाकों में सुपारी किलिंग ये लोग करते थे और ब्रॉड डे लाइट में ये लोगों का मर्डर करते थे। 3, 5, 6 राउंड अपना फायर करते थे और भारी मात्रा में फायर पावर यूज करके ये लोगों को मारते थे और एक्सटॉर्शन की कॉल करते थे। ये मोडस ऑपरेंडी रहेंगे। दिल्ली में क्या कर रहे हैं? दिल्ली में अभी जांच का विषय है। अभी 2-3 दिन से ही अभी पता लग रहा है। हो सकता है 2 लोगों के इनमें से घर बताए गए हैं दिल्ली में, तो यहाँ पर फरारी के लिए आए हों या और कोई एंगल होगा तो वो भी जांच का विषय है अभी, पर ये सभी अभी जांच का विषय।
आजकल आपने देखा होगा किस तरीके से जो यूथ है वो एक भाई गैंग बनाकर चलना चाहती है। 10वीं 9वीं 8वीं के छात्र भी सोचते हैं कि उनका नाम भाई की तरह इस्तेमाल हो और एक गैंग के तौर पर वो नेता बने, सरगना बने और बाकायदा घूमे, और शायद यही से लत लगती है। सुरसंड थाना क्षेत्र का जो मलाही गांव है, जो नेपाल की सीमा से सटा हुआ है, इस गिरोह के लिए वरदान साबित हो गया। इस भौगोलिक लाभ के कारण रंजन और उसके सहयोगी आसानी से बिहार और नेपाल के बीच जा सकते थे। डीजीपी बिहार विनय कुमार ने बताया कि इस गिरोह का नेटवर्क बिहार से नेपाल तक फैला हुआ था और हर हत्या की योजना नेपाल से बनती थी। सिग्मा गैंग की शातिरता यह थी कि यह सिर्फ हत्या ही नहीं करता था, बल्कि वारदात के बाद इलाके में अपनी मौजूदगी का सबूत दौड़ाता था, छोड़ देता था। रंजन कभी भी ऑनलाइन एटीएम से पैसे नहीं निकाला करता था। फंडिंग पूरी तरीके से नेटवर्क और नेपाल की मदद से होती थी। हर घटना के बाद बिहार से बाहर निकलना और नेपाल में छिपना इसका मुख्य तरीका हो गया था। गिरोह का संचालन बेहद व्यवस्थित था। हत्या के लिए वह समय और स्थान को लेकर महीनों की योजना बनाता, शिकार की आदतों का अध्ययन करता, उसके रूट और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी इकट्ठा करता था, यानी जुटाता था। जब मौका मिलता वो 6-7 गोली सिर और सीने में 10 सेकंड के अंदर मारकर हत्या को अंजाम दे देता। इसके बाद जो हत्या स्थल यानी घटना स्थल है, वहां पर अपना एक बायोडेटा चिपका देता था। उसकी ट्रेडमार्क आदत थी। रंजन और उसके जो सहयोगी थे ऐसा कई बार कर चुके थे कि लोग अब किसी भी गोलीबारी जो होती थी उस घटना के बाद अपने आसपास चौकस रहने लगे थे। उन्हें डर लगने लगा था। हाल ही में पुलिस ने इस खतरनाक गिरोह के 4 कुख्यात अपराधियों, जिनमें खुद जो ये रंजन पाठक है ये शामिल था, इन सब का एनकाउंटर कर दिया। इसमें मनीष पाठक, अमन ठाकुर और विमलेश महतो भी शामिल थे। इस दौरान इनके पास से करीब AK-47, 3 पिस्टल, एक देसी कट्टा और फर्जी नंबर की कार बरामद हुई। रंजन पर 50,000 का इनाम और अन्य तीनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। एनकाउंटर ने इलाके में फैले आतंक को तो खत्म कर दिया, लेकिन यह कहानी यह भी दिखाती है कि अपराध की दुनिया, हिम्मत और योजनाबद्ध तरीके की कोई सीमा नहीं होती। इस दुनिया में सिग्मा गैंग ने 7 सालों तक लोगों को डराया, मौत और रंगदारी के जरिए एक आतंक अपना स्थापित कर दिया। हर हत्या के पीछे रणनीति बनाना, योजना और गहरी सोच थी। मोबाइल और लोकेशन बदलना, नेपाल में छिपना और सोशल मीडिया के जरिए अपराध का प्रचार प्रसार करना, ये सभी संकेत देते हैं कि यह गिरोह सिर्फ अपराध नहीं करता था, बल्कि अपने तरीके से डर और भय को उद्योग की तरह संचालित करता था। और इसके लिए बाकायदा वो सोशल मीडिया का सहारा लेते थे। पुलिस और एनकाउंटर टीम की तत्परता ने इस आतंक का अंत कर दिया है। हालांकि अब भी सवाल उठता है कि कितने ऐसे गिरोह अभी भी बिहार और उसके आसपास के इलाके में छाए हुए हैं, छिपे हुए हैं। सिग्मा गैंग ने अपने तरीके से इतिहास में एक ऐसा नाम छोड़ दिया जो अपराध और हिम्मत दोनों के लिहाज से अद्वितीय हो चुका है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि अपराध की दुनिया केवल हिम्मत ही नहीं है, इसमें बल्कि रणनीति और नेटवर्क पर भी बहुत बड़ा रोल होता है। दिल्ली में जो रोहिणी इलाका है वहां पर इनका एनकाउंटर हुआ और उसके बाद इनकी कहानी अब तमाम मीडिया हैंडल्स, तमाम न्यूज चैनलों पर छाई हुई है। यह आतंक फैलाना, इस तरीके की वारदात को अंजाम देना, यह अपने आप में बहुत गलत चीज है। शायद जो माँ बाप हैं वो भी आजकल अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहे। कुछ माँ बाप ऐसे भी बन जाते हैं जिन्हें अच्छा लगता है कि चलो मेरे बेटे का नाम है, मेरा बेटा ऐसा कर रहा है। लेकिन सोचिए कि आगे जाकर इस तरीके के जब अपराध करते हैं तो शायद उन्हीं माँ बाप के लिए अपना मुंह दिखाना तक दुर्लभ हो जाता है। मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, नमस्कार।